हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम लोग यूपी जेल वार्डन परीक्षा जो आपकी आने वाली है उसके लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपकी अन्य परीक्षाओं जैसे यूपी लेखपाल हो गया, यूपी पुलिस परीक्षा जो आपकी 2021 में संभावित है दोस्तों, वैकेंसी आ जाए तो एग्ज़ाम जरूर होगा, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का फ़ायदा आपका ये होगा कि अभी से अगर आप अपनी तैयारी में टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो आपको अपना तैयारी का लेवल पता चलेगा कि आप कितने तैयार हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने यूपी जेल वार्डन का फॉर्म भर रखा है उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसने नहीं भरा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यूपी में कई सारी परीक्षाएं आने वाली हैं। तो ये सभी जो है हिंदी और जीएस का 70 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो कई सारे संस्थान हैं इंडिया के उनके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ही पूछा है आपसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। देखिए ये जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये 27 मई, ये भी पूछ सकता है दोस्तों, 27 मई 1909 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, तो 27 मई 1909 ईस्वी में। और किसने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, तो जमशेद जी नुसरवाजनी टाटा, इन्होंने जो इसका स्थापना करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, किस पाकिस्तानी शासक को आधिकारिक रूप से मृत्युदंड दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि कौन से पाकिस्तानी शासक थे जिन्होंने मतलब राष्ट्रपति थे जिनको जो है मृत्युदंड दिया गया था। तो देखिए जो आपके जुल्फिकार भुट्टो थे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जुल्फिकार भुट्टो को। दोस्तों देखिए ये जो है पाकिस्तान के पीपुल्स पार्टी के नेता थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके थे। और इनको दोस्तों, इनको क्यों फांसी दी गई थी, तो जो 24 अक्टूबर 1977 से अहमद रजा कसूरी की हत्या की साजिश के आरोप में इनको मुकदमा इन पर चलाया गया। और दोस्तों 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें मृत्युदंड का निर्णय दिया था, सजा दिया था मतलब। और 4 अप्रैल 1979 में इनको फांसी दी गई थी, 4 अप्रैल 1979 में। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ भी जो भी पूछे आपसे इसके अलावा तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुनियमित नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका रविशंकर, इनका सितार वादक से दिया है। दूसरा दिया है एएमएफ हुसैन, इनका तबला वादक से दिया है। और तीसरा दिया है आपका आर के नारायण, उपन्यासकार दिया है इनको। और चौथा दिया आपका कैफी आजमी, इनको बताया गया कि ये कवि हैं। तो इनमें से देखिए कौन क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये सही हो जाएगा, जो एएमएफ हुसैन है ये तबला वादक नहीं है। और दोस्तों देखिए जो रविशंकर है सितार वादक है, आर के नारायण उपन्यासकार हैं और कैफी आजमी जो है ये कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जल्दी से आप अपना आंसर टिक करिए। तो देखिए दोस्तों, जो हिंदी अभिनेता थे राजकुमार, इनका असली नाम था कुलभूषण पंडित, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, सुलेमित करना है आपको। देखिए आपको ये बताना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो ए का किससे लगेगा दोस्तों, ए जो है आपका सुलेमित होगा 4 से। और इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, तो ये बंगलौर में स्थित है। तो बी का 2 से रहेगा मिलान। और आपका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो ये श्रीहरिकोटा में है। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अधिकरण है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये हैदराबाद स्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा आप इसको बताइए। जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ये सही हो जाएगा। देखिए ए के साथ 4 है, बी के साथ 2 है। इस तरह से आप पहला दूसरा अगर याद है आपको तब भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का जो दोस्तों मुख्य लोक नृत्य है ये, इसमें जो आपका धोबिया, राई और सायरा दिया, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में पूछता है आपसे हमेशा क्वेश्चन, तो आपको याद होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जो धोबिया राग है ये धोबी जाति द्वारा जाने वाला नृत्य है। और राय बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर गाया जाता है। और जो सायरा है ये बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की
निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो दोस्तों बहुविवाह है उसको मान्यता देती है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कौन सा सही होगा। जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। जांसौरी जो जनजाति है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है ये कहाँ पे स्थित है। तो जल्दी से अपना आंसर चूज करिए दोस्तों। ये दोस्तों जो है जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका नाम क्या है दोस्तों? UPSIDC इसका नाम है। इसका फुल फॉर्म क्या है? विशिष्ट उद्योग एवं बायोटेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि कालपी नगर जो है वो कहाँ पे स्थित है, किस नदी के किनारे। तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कालपी जो है यमुना नदी के किनारे है। कालपी जो है दोस्तों जालौन जिले में स्थित एक शहर है, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? आपको ये बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया श्वसन प्रणाली, दूसरा दिया यकृत, तीसरा दिया फेफड़ा, चौथा दिया श्वसन नली। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, जो यकृत है दोस्तों ये श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है और बाकी तीनों आपके श्वसन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षाकृत आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों अगर एक आदमी स्वस्थ रहना चाहता है मतलब आर्द्रता वाली जलवायु में रहना चाहिए। तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं आप इसमें से अपना आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, 60 से 65% आर्द्रता वाली जो स्थान है दोस्तों वहाँ रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ का तापमान क्या होगा वो 23 सेंटीग्रेड से दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? 25 सेंटीग्रेड, जो आपका रूम टेम्परेचर होता है इतना रहेगा अगर 60 से 65% आर्द्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जल का अधिकतम घनत्व होता है कितना केल्विन पे होता है? आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों आपको डिग्री सेल्सियस वाला भी याद होना चाहिए और केल्विन वाला भी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। 277 केल्विन पे जल का जो अपेक्षित घनत्व है वो अधिकतम होता है। मतलब घनत्व का मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा विस्तार क्षेत्र जल का। और सेल्सियस में पूछा जाए तो कितने पे होता है आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर इसके बारे में आपको जानना है तो हमारा जो स्टैटिक जीके वाला वीडियो है उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपका सही हो जाएगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि अगर एक अर्धचालक है मतलब सेमीकंडक्टर जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, अगर उसको गर्म किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो आपको बताना है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिरोध जो है दोस्तों घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आप जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों अपना। देखिए दोस्तों जो रेडिएटर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रेडिएटर जो है इसको दोस्तों आपका मोटर गाड़ी के जो इंजन है उनको ठंडा करने में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों जो आपको 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे जिसमें से वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है, उसमें से जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है मौलिक अधिकार उसकी किस अनुच्छेद में लिखा है आपको ये बताना है। अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा सही होगा? ये 24 जो है ये जो है दोस्तों ये बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है? भारत के मतलब आपको ये बताना है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में, ये आपको बताना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, कुल 31 न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विशेष विषय था किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? देखिए दोस्तों एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि भारत के संविधान में कितनी प्रकार के विषय को मान्यता दी गई है। तो देखिए दोस्तों 3 प्रकार की, एक राज्य सूची के अंतर्गत आता है, एक
संघ सूची के अंतर्गत आता है और एक समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए जो दोस्तों, जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है उस पे जो कानून बनाता है वो राज्य बनाता है, और जो दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आता है उस पे कानून कौन बनाता है, तो केंद्र बनाता है उस पे कानून। और दोस्तों जो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है उस पे राज्य और प्लस केंद्र दोनों उस पर कानून बनाते हैं। तो जो शिक्षा था दोस्तों, ये पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन दोस्तों इसको जो है आपका 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, ये आपको रटा होना चाहिए कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो जो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा जो है शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया। समवर्ती सूची में करने से क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों, जो शिक्षा के बारे में जो नियम कानून बनाने हैं उस पर जो कानून बनेगा वो राज्य और प्लस केंद्र दोनों मिल के बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन द्वारा आपको बताना है अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। तो देखिए इस क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, आपको बताना है। देखिए आपको ये बताना है दोस्तों कि वह न्यूनतम संख्या कितनी होगी जिसके तहत जो है अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्य स्तरीय स्तर पर जो पंचायत गठन करनी है वो नहीं की जा सकती। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है आपका सही हो जाएगा, 20 लाख। चाहते हैं जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में पारित हुआ था, उसके द्वारा दोस्तों देश के संघीय लोकतंत्र के ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज्य को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो पंचायती राज्य व्यवस्था है उसको संविधान के रूप में संविधान में मतलब लाया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नए भाग 9 को जोड़ा गया और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। किस संशोधन द्वारा, तो 73वें संशोधन द्वारा, आपको याद होना चाहिए। और क्या किया गया दोस्तों, इसमें 3 भागों का समापन करने की परिकल्पना की गई। पहला ग्राम स्तर पे, दूसरा आपका जिला स्तर पे और तीसरा अंतर्वर्तीय पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है। ये सीधा सा क्वेश्चन, ये भी दोस्तों आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। कुल आपको कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त है, तो आपको बता चुके हैं 6, जिसमें से दोस्तों देखिए जो समानता का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में लिखा है, तो आपका अनुच्छेद 14 में लिखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है, आपको बताना है कि राज्य संचालित होता है। मतलब अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया दोस्तों, तो उसमें जो राज्य है किस प्रकार से संचालित होगा, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसी में से बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो उस राज्य का जो असली शासन जो है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा चलाया जाएगा। मतलब वहाँ पे जो मंत्रिमंडल है दोस्तों उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा और सीएम की कुर्सी को खाली कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा हो और आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को कम से कम 4-5 लोगों में स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और दोस्तों हम भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टैगा वन विशिष्टता है। तो देखिए तो टैगा वन है, इसकी विशेषता आपको बताना है कि किस प्रकार से विशेष है। तो देखिए आपको ये बताना है कि किस क्षेत्र के लिए, मतलब किस क्षेत्र में इसकी विशेषता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। ये दोस्तों समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो इस प्रकार के वन होते हैं ये 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। मतलब ये कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों, मुख्य रूप से तो जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे पाए जाएंगे। और उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों कौन कौन से महाद्वीप पड़ते हैं आपको कमेंट करके बताना है। साल्टोरा कटक कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसी में से चूज करके बताना है दोस्तों साल्टोरा कटक कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, साल्टोरा कटक जो है सियाचिन हिमनद के समीप स्थित है। यह जो है काराकोरम श्रेणी के मध्य में स्थित है और सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों, ये आपको पता होगा दोस्तों। यह जो है किसका, सियाचिन किसका पार्ट है दोस्तों, तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है।
तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो साल्टोरा कटक है दोस्तों, ये सियाचिन हिमनद में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो सियाचिन है ये दोस्तों भारत और जो चीन और पाकिस्तान है, पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो भारत का नक्शा है आपका, तो दोस्तों यहाँ पे जो एरिया ये है, इस एरिया में इधर तो चीन का है, चीन ने इसको दोस्तों भारत से 1962 के युद्ध में जीता नहीं था दोस्तों, एक साजिश के हिसाब से इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। और इधर का दोस्तों जो एरिया है इसको पाकिस्तान ने लिया हुआ है। तो पाकिस्तान और चीन का डायरेक्ट कनेक्शन होने के लिए दोस्तों ये जो बीच का क्षेत्र है इसको सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं दोस्तों। ये इस क्षेत्र पे इंडिया का जो है अधिकार है और हमारे देश के कई सारे जवान अपनी लाइफ को यहाँ पे दांव पे लगाए रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है देश दोस्तों पाकिस्तान से डायरेक्ट चीन नहीं मिला है, बीच में हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हीरे की खानें कहाँ पे पाई जाती हैं आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। देखिए आपको बताना है किस राज्य में हीरे की खानें पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों हीरे की खानें जो है पन्ना जिले में स्थित है। किस जिले में, पन्ना जिले में। और दोस्तों देखिए हीरे की अन्य खानें जो है, जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य में जो आपका दोस्तों गुंटूर जिला है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे दोस्तों जो कृष्णा नदी है उसके जो है दोस्तों दाहिने किनारे पे गुंटूर जिले में भी सोने की खानें पाई जाती हैं। और वो खाने किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, तो उसको कोलेरू की खानें कहते हैं, कोलेरू की खानें। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोलेरू की खानें कहाँ स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश जिले में स्थित है। ये भी पूछता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आता है। आपको काफ़ी मतलब ट्रिक और डिटेल के साथ पढ़ना सीखना चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहेंगे तो आपका जो है माइंड मेकअप बना रहेगा कि आपको जैसे आप कल ही एग्जाम देने जा रहे हो ऐसा आपको महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए स्टैटिक जीके वाली जो क्लास है उसमें हम आपको बता चुके हैं, आपको लिंक जो है उस वीडियो का दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए आपको सीधा सा बताते हैं, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इसका नाम आपको और बता देते हैं दोस्तों हम, इसका नाम है जो दोस्तों जोगरसोप्पा। ये जो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है किस नदी पर स्थित है, और दोस्तों आपको ये भी बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन में जो स्टैटिक जीके वाला वीडियो है उसमें दोस्तों इन सब क्वेश्चनों के बारे में आपको डिटेल से हम करवा चुके हैं। इसमें दोस्तों सिर्फ हम आपको क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और ये दोस्तों संभावित प्रैक्टिस सेट भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग यूपीपी और यूपी जेल वार्डन की परीक्षा देने जा रहे हैं, ना कि IAS पेपर की। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लेवल को हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, ना ही काफ़ी हाई लेवल का है ना ही लो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एकदम जुबान पे याद होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी नदी। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको क्या कहा जाता है, और तो इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और भी कई चीज़ें इसके बारे में पूछता है, आप कमेंट करके बताइएगा इसका उद्गम स्थल कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है आपको बताना है दोस्तों। देखिए आपसे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है, नदियाँ, पहाड़, संस्थान, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जो आपको काफ़ी हद तक मैप पे मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो पटकाई पहाड़ियाँ हैं ये दोस्तों आपकी त्रिपुरा राज्य में नहीं पाई जाती हैं, और बाकी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में, मतलब इन राज्यों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों चिपको आंदोलन जो है आपका, ये आपका वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस प्रकार से दोस्तों, तो देखिए जो उत्तराखंड में शुरू हुए ये जो चिपको आंदोलन दोस्तों, ये उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था, और दो दशकों से ये अभी भी चला आ रहा है। इस आंदोलन के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला आर्थिक स्वावलंबन के लिए वनों का व्यापारिक दोहन बंद किए जाए, और दूसरा है दोस्तों प्राकृतिक
संतुलन के लिए वृक्षारोपण किया जाए। इस आंदोलन को सबसे पहले किसने शुरू किया था, इसका जनक कौन कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा जो दोस्तों है उनको। और दोस्तों इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि ये सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम और नागालैंड की पहाड़ी वनों में पाए जाने वाले भारत का एकमात्र कपि कौन सा है। आपको ये बताना है कि जो असम राज्य है वहाँ पे और नागालैंड की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, जो ये जो है आपका असम नागालैंड ये जो 7 सिस्टर्स हैं इनके बारे में पूछा गया दोस्तों। ये सब हिमालय यहाँ पे विस्तृत है, महान हिमालय और आपका लघु हिमालय, ये जो पहाड़ी इलाके हैं सब दोस्तों। यहाँ पे किस प्रकार का एक बंदर पाया जाता है इसको बताना है, उसकी कौन सी प्रजाति। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, गिब्बन। इसका नाम क्या है, गिब्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको जल्दी से बताइए दोस्तों आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो जो जवाहरलाल नेहरू है इनके जो जीवनीकार है दोस्तों वे हैं फ्रैंक मोरिस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रैंक मोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, मतलब सत्याग्रह शब्द का जो सबसे पहला जो है पहली बार किसने कहा। तो दोस्तों देखिए जो ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। जो सत्याग्रह दोस्तों शब्द है इसको महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था। गढ़ने का मतलब दोस्तों इन्होंने इसको एक स्वरूप दिया था। और सबसे पहले इसका प्रयोग, सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने कहाँ किया था दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और भारत में सबसे पहले दोस्तों कब, तो ये भारत में दोस्तों 1917 का जो चंपारण का आंदोलन हुआ था दोस्तों, बिहार में जो चंपारण प्रथा है वहाँ पे 1917 में इन्होंने गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। देखिए दोस्तों जो स्वराज पार्टी थी इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे आपको ये जानना होगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, कौन शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो आपके राजेंद्र प्रसाद है ये स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। बाकी मोतीलाल नेहरू और CR दास और NC केलकर ये सभी जो है स्वराज पार्टी से संबंधित थे। और दोस्तों जो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, तो चित्तरंजन दास। और महासचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछता है दोस्तों आपसे, तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और कहाँ पे, इलाहाबाद में। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों एक क्वेश्चन में आप हमको हम कई क्वेश्चनों का मतलब एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, आपको सब याद होना चाहिए दोस्तों। याद होने का मतलब दोस्तों अगर एक बार आप 2 बार प्रैक्टिस सेट में इसको सॉल्व करेंगे तो तीसरी बार में दोस्तों वो आपको याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास क्या थे आपको बताना है। तो पहला दिया है दोस्तों आपको कि उसने कृषि को उन्नत किया, दूसरा दिया है सिर्फ संतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, तीसरा दिया है बहुत सफलता प्राप्त की, और चौथा दिया है शासक को जनमानस से दूर किया। देखिए दोस्तों जो बाजार की कीमत है उसको नियंत्रित करने से जो खिलजी के प्रयास ने क्या किया, उसको बहुत सफलता प्राप्त करवाई। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो आपको ये बताना है कि जो मुगल सम्राट थे उनके द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर कौन था। तो देखिए दोस्तों 1717 ईस्वी में जो मुगल सम्राट थे फर्रुखसियर, इन्होंने जो अपना जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था उसको मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया। तो ऑप्शन नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम बताइए कौन सा है। मतलब ये जो कालक्रम के अनुसार सबसे पुराने उसके बाद के कवि कौन है आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर आपका ए है ये सही हो जाएगा। जो कबीर है दोस्तों ये इनका जो है ये 1440 से 1510 तक थे। देखिए आपका कालक्रम हम बताते हैं, कबीर का कितना था 1440 से 1510 तक। और दोस्तों जो आपके गुरु नानक थे ये कब तक थे, तो ये 1469 से 1538 तक थे। और उसके बाद जो चैतन्य है दोस्तों ये तो 1486 से 1533 तक। और जो आपके मीराबाई है ये 1498 से 1546 तक थी। तो देखिए सबसे पुराने कौन हो गए, कबीरदास, उसके बाद गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो देखिए दोस्तों जो पंजाब का हिंदू
शाही राजवंश था, इसकी स्थापना जो है आपके कल्लर कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री थे, इन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मूर्ति कला का गांधार स्कूल निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण था। तो दोस्तों देखिए, जो मूर्ति कला है ये कह रहा है जो इस गांधार स्कूल था इनकी शैलियों का एक मिश्रण था। तो कौन सी, ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका सही हो जाएगा। भारतीय एवं ग्रीक शैली का मिश्रण था आपका कौन सा? मूर्तिकला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह सही कालक्रम कौन सा है जिसमें भारत में निम्नलिखित राजाओं ने राज किया था? देखिए आपको ये बताना है कि सबसे पुराने कौन से राजा थे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, मतलब आपको ये बताना है कि बढ़ते क्रम में, मतलब आरोही क्रम में कौन से राजा थे। ये आपको मैथ की भाषा बता रहे हैं दोस्तों। देखिए बिंबिसार का शासनकाल क्या था? ये 544 ईसा पूर्व था। और महापद्मनंद का कितना था? तो ये 344 ईसा पूर्व था। और दोस्तों कनिष्क का कितना था? तो 78 ईसा के कनिष्क है। कनिष्क का कितना था? तो 78 ईसा पूर्व में था, नहीं सॉरी दोस्तों 78 ईसा में था। और जो आपके स्कंदगुप्त हैं इनका 455 ईसा में था। तो सबसे पुराने कौन से हो गए दोस्तों? बिंबिसार, फिर महापद्मानंद, फिर उसके बाद कनिष्क, उसके बाद क्या थे? स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देखिए बताइए। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर ए से में दिया, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जुजुत्सा नामक अस्थाई भाव की व्युत्पत्ति किस रस से हुई थी? आपको बताना है। देखिए दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो गया। आपको हमने कुल 38 क्वेश्चन जीके का करवा दिया। तो देखिए जुजुत्सा जो है इसका जो अस्थाई भाव है, इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए ये किसका अस्थाई भाव है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विभास रस का। देखिए दोस्तों श्रृंगार रस का क्या होगा अस्थाई भाव? तो रति हो जाएगा। और भयानक रस का क्या होगा? तो अद्भुत रस का क्या होगा दोस्तों? शांत हो जाएगा। और विभास का हो जाएगा आपका जुजुत्सा। और दोस्तों अद्भुत का क्या होगा आप बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस जो पंक्ति दी हुई दोस्तों इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, इसको एक बार अच्छे से पढ़िए। बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए दोस्तों जो झांसी वाली रानी थी वो किस लिए फेमस थी? तो अपनी वीरता के लिए। तो ये किस प्रकार का रस होगा दोस्तों इस कविता में जो कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? जो वीर रस है, इस प्रकार का आपको भाव उत्पन्न हो रहा है वीर रस का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बद उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है। बद बद मतलब बद में अगर कुछ और जोड़ा जाए तो किस प्रकार का बनेगा? तो हीनता वाला बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो देखिए जो निर्वाह है दोस्तों इसमें जो है निर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निर जो है आपका उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना आपको कौन सा तद्भव है। तो देखिए दोस्तों जो केला है आपका ये तद्भव हो जाएगा। बाकी आम का जो आम जो है तत्सम है और इसका आम्र जो है तत्सम है और आम जो है इसका तद्भव हो जाएगा। कदली जो है केले का है। और बदरी किसका है ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो तद्भव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है आपको बताना है। तो देखिए छति लिखा, छति छवि छति छवि छवि क्षण और छति छल, इसमें कौन सा जो है सही है आपको बताना है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। देखिए कैसे सही होगा। देखिए दोस्तों संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और जो बदल के आए उसको तद्भव कहते हैं। तो जो छति है, छति जो है दोस्तों आपका क्या होगा? तत्सम हो जाएगा। और ये जो छतरी वाला छ है ये तत्सम होगा और ये जो है छाता वाला जो छ है ये आपका तद्भव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में। देखिए उपदेश है, इस उपदेश में क्या लिखेंगे कि लास्ट में कोई शब्द रह जाए और बाकी अर्थ के साथ बने। तो देखिए उप का कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, देश तो अलग, देश एक शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार भी है। और जो सी है आपका दोस्तों सामाजिक,
तो देखिए सामाजिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो समाज और धन इक तो हो जाएगा क्या सामाजिक। तो आप इसमें ये जो है प्रत्यय वाला प्रत्यय रचना वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है। देखिए इल लिखा है, इल, इसमें कौन कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें इल प्रत्यय आपको बताना है। तो देखिए खटिया, इसमें क्या है या, और धूमिल, धूमिल में क्या है मिल, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। और देखिए अग्नि, ये तो होगा नहीं, और आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, कितने टोटल कितने वर्ण है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 11 स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्ण संयोग कहलाता है। देखिए वर्ण संयोग क्या कहलाता है, तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्णों का जोड़, वर्णों का जोड़। वर्ण योग क्या कहलाता है, वर्णों का जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकल्पों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। आपको बताना है किस में से कौन सा वर्तनी के रूप से शुद्ध है, आपको वही आंसर देना है। देखिए अधपतन जो है, अधपतन ये जो लिखा है ये शुद्ध है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो देखिए हम उसको पढ़ देते हैं। पहला लिखा ताजमहल की शान निराली है। देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें गलती कहाँ पे है बताइए। तो ताजमहल की शान निराली है, इस प्रकार का कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों, कोई। दूसरा देखिए दिया है मैंने उनकी प्रतीक्षा की। तीसरा दिया है प्रत्येक प्रत्येक प्राणियों को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। और चौथा दिया है मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। तो देखिए इसमें क्या बताना कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए दोस्तों पहला जो दिया है ताजमहल की शान निराली, ये सही लिखा है। और दूसरा लिखा है मैंने उनकी प्रतीक्षा की, ये भी सही लिखा है। और तीसरा लिखा है प्रत्येक प्राणियों को स्वयं आत्मरक्षा आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये प्रत्येक प्राणियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए था, स्वयं की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो ये इसीलिए गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। और चौथे में भी देख लीजिए मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, ये भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निषेधवाचक शब्द कौन सा है, इसका चयन कीजिए। तो देखिए इसको पढ़िए। पहला दिया है कौन ऐसा है जिसमें लोभ ना हो। दूसरा दिया है जीवन में निराशा होना ठीक नहीं। और तीसरा दिया है कितना अच्छा जल है। और चौथा दिया है रमेश के ना आने से हमारा क्या बिगड़ेगा। तो देखिए इसमें कौन सा आपको निषेधवाचक लग रहा है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका सही हो जाएगा, जो लिखा है जीवन में निराश होना ठीक नहीं है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। आपको रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए किस तरह से लिखा है संसार में सभी जीव आज़ादी से रहना चाहते हैं। उसके बाद आपको ये बताना है, इसमें से ऑप्शन को चूज करके रखना है, उसके आगे पढ़ना है किसको पसंद नहीं है। तो देखिए क्या रखें, स्वतंत्रता, स्वतंत्र, पराधीनता, गुलामी। तो देखिए दोस्तों जो स्वतंत्र शब्द है ये रखा जाएगा कि जो स्वतंत्रता है दोस्तों ये किसको पसंद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी सही हो जाएगा, विलोम लिखना है। तो जो स्वतंत्रता है इसमें भरा क्या जाएगा, संसार में सभी जीव आज़ादी से रहना चाहते हैं, और किसको स्वतंत्रता पसंद नहीं है, ये स्वतंत्रता होना चाहिए। और इसका विलोम लेकिन दोस्तों आपको भरना है। तो स्वतंत्रता का जो विलोम होगा क्या हो जाएगा, गुलामी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो स्वतंत्रता है उसका विपरीत अर्थ क्या होगा, तो प्रतंत्रता या गुलामी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए फिर से हम एक बार बता देते हैं। देखिए दोस्तों विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान पे भरना है, और उसमें लिखा क्या है, संसार में सभी जीव आज़ादी से रहना चाहते हैं। उसके बाद डॉट लिखा है किसको पसंद नहीं है। तो देखिए स्वतंत्रता किसको पसंद नहीं है इसमें भरा जाना चाहिए था, लेकिन स्वतंत्रता का आपको क्या भरना है, विलोम। क्या भरना है, विलोम। तो विलोम जो है स्वतंत्रता का जो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा, गुलामी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखंडनीय का विलोम चुनिए। जो अखंडनीय है उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो खंडनीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों इसका, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खंडनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के शब्द युग में विकल्पों के सही अर्थवेद का चयन कीजिए। देखिए लिखा है सकल और सकल, दो प्रकार से लिखा है, एक में छोटा या उसमें बड़ा सा। तो जो छोटा सा वाला सकल है इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका
संपूर्ण, और जो बड़ा सा वाला है इसका टुकड़ा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्द युग्मों के विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें से कौन सा गलत युग्म है? देखिए पैतृक का पैतृक लिखा है, बार का बार लिखा है, पृष्ठ का पृष्ठ लिखा है और बदन का मुख लिखा है। तो जो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से जो गलत युग्म है ये यही वाला है, बदन और मुख, ये गलत है। बाकी भर का भारा, पैतृक का पैतृक और पृष्ठ का जो है पृष्ठ, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आप जल्दी से अपना आंसर चूज करिए दोस्तों। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो किस ऑप्शन में लिखा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको इसी में से बताना है कि कौन सा इस व्यंजन शब्द का उदाहरण नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा, अवैध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवयाग में जो है इसमें कौन सी संधि आपको बताना है। तो देखिए आप इसका संधि विच्छेद करिए। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी ये सही हो जाएगा, एड़ संधि हो जाएगा। क्यों दोस्तों? देखिए दोस्तों जब आधा ए जो ऑप्शन है क्वेश्चन है इसमें आधा हुआ है और आधा अन्य कोई शब्द है तो वो एड़ संधि होगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो समाज का क्या अर्थ है? समाज क्या है दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों समास जो है आपका क्या किया जाता है, उसमें समास में बटोरा जाता है। बटोरना का मतलब संक्षेप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। समास का अर्थ है संक्षेप में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों दिया है नर नारी, नयन बाढ़, दाल भात और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नयन का बाढ़ नहीं होगा और बाकी नर का नारी, दाल का भात, इस तरह से जो ये दो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार आपको भी बताना है। दोस्तों देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप कमेंट करके बताइए जल्दी से दोस्तों। तो जो पूर्णोपमा है, पूर्ण उपमा अलंकार, इस तरह से लिखा होता तो पूर्ण उपमा लिखा है, यही अलंकार है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पूर्ण उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्लेख अलंकार होता है वहाँ वस्तु का, जहाँ देखिए दोस्तों उल्लेख अलंकार होता है वहाँ वस्तु का क्या होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपसे आपको बताना है। पहला दिया है आपका अनेक प्रकार के उल्लेख हो, दूसरा दिया है एक प्रकार के से उल्लेख हो, तीसरा दिया है उल्लेख ना हो और चौथा दिया उल्लेख किया जाना कठिन हो। तो देखिए जो 62 नंबर क्वेश्चन है इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उल्लेख अलंकार होता है जहाँ अनेक प्रकार के उल्लेख हो। क्वेश्चन देखते हैं। मंडूक का पर्यायवाची नहीं है, क्या मंडूक का पर्यायवाची नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। कैफी जो आपका मंडूक का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मेढक, दायर और दादुर ये सभी पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। तो अरविंद जो दोस्तों है इसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका पंकज, कमल, नीरज जो है जो कमल का पर्यायवाची है वही अरविंद का पर्यायवाची भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो पंकज का पर्यायवाची पंकज हो जाएगा, अरविंद का पर्यायवाची और ये कमल का पर्यायवाची है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये अर्थ क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें से बताना है दोस्तों। टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा क्या? तो जो आक्रमण करना होगा ये टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आड़े आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको जल्दी से अपना आंसर बताना होगा। तो अड़चन बनना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आड़े आने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अड़चन ना बनना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें लिखा है यहाँ पहला जो शब्द है ये गलत हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था हंसुए, हंसुए हैं सुए, यहाँ पे होना चाहिए था। और लिखा क्या है? हंसुए के ब्याह में खुरपी की गीत। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए दोस्तों जो हंसुआ का ब्याह उसमें खुरपी की गीत होगी तो ये तो आपका क्या हो गया? असंगत बात हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो गरजते हुए कभी बरसते नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, केवल बड़ी बड़ी बात करने वाला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार का काव्य है, आपको ये बताना है दोस्तों। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, कई रूप में पूछा जाता है। कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी क्या है। देखिए दोस्तों, ये बताना है आपको किस प्रकार का काव्य है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो स्वर व्यंजन है दोस्तों, व्यंजन को स्वर प्लस व्यंजन बोला जाता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्दों में स्वर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने कुल कितना क्वेश्चन किया है, 70 क्वेश्चन किया है, जिसमें से आपका हिंदी और जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन थे दोस्तों। ये आपके यूपी जेल वार्डन और यूपी परीक्षा के लिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, 140 नंबर। 140 नंबर दोस्तों हम आपका तैयार करवा रहे हैं। आप जी जामा से लग जाइए अगर आपको वर्दी पानी है तो। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ज़रा सा भी हमारा, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों लाइक डिसलाइक कर सकते हैं जिस प्रकार से आपको पसंद ना पसंद आया हो, लेकिन दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को कम से कम 5 लोगों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।